नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल घोषपुर में। आज हम ऐसे ही एक डरावनी कहानी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस शाम मैं बहुत ही गुस्से में था। लाइफ में साला कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं अपने किस्मत को कोसते हुए घर ही लौट रहा था कि मुझे पीछे किसी ने आवाज़ दी और कहा, सुनो ज़रा रुकना। ये आवाज़ किसी बेहद खूबसूरत लड़की की थी जिसका अंदाज़ा मैंने उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर ही लगा लिया था। मैं बस उसकी तरफ पलटने ही वाला था कि उसने कहा, पीछे मत पलटना वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर मैं वहीं रुक गया। वह लड़की मेरे कान के पास अपना मुंह लाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि हर इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हें भी बदले में मेरा काम करना होगा, वो भी किसी सवाल के। और दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझे कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखोगे। इस पर मैंने उससे कहा, अगर देख लिया तो उसने अपना एक हाथ मेरे सामने किया। जब मैंने उसके हाथ की ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया और मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। दरअसल उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर था। वह लड़की वह सर मुझे दिखाते हुए बोली, इसमें भी पीछे मुड़कर देखा था और इसका अंजाम ये हुआ। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हश्र होगा। मेरी तो सच में किस्मत ही खराब चल रही थी। पहली क्या कम मुसीबत थी कि अब ये एक और जानलेवा मुसीबत मेरे पीछे आ पड़ी। हालांकि मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था, मगर मुझे किसी तरह से पीछा छुड़ाना ही था। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन अभी नहीं, कल इस बारे में बात करते हैं। मैंने इतना बोला था तो वो लड़की वहाँ से एकदम से गायब हो गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वहाँ से सीधे अपने घर आया और मेरे हाथ पैर एकदम कांप रहे थे। उसी लड़की के बारे में मैं पूरी रात सोच रहा था। मुझे लगा मेरा अब उससे पीछा छूट गया है, लेकिन ऐसा अभी तो मुसीबत की सिर्फ शुरुआत हुई थी। अगली सुबह जब मैं नहा धोकर शीशे के सामने अपने बाल बना रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। मैं झट से पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि उसने बोला, यह गलती भूल कर भी मत करना। तो उसकी आवाज़ सुनकर मेरे तो फिर से एक बार पसीने छूट गए और मैं थर थर कांपने लगा। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया कि वह लड़की ये वही लड़की है जो कल रास्ते में मिली थी। फिर हकलाते हुए उससे बोला, तुम यहाँ? तो इस पर वह बोली, मैं तो कल रात से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे साथ ही रहूँगी। सुनकर तो मेरा हाथ पैर सब कांपने लगे और मेरा माथा ही घूम गया। मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वह मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और उसका हाथ बहुत ठंडा था और बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। मैंने किसी तरह तिरछी नज़र से उसके हाथ की ओर देखा तो मुझे दिख रहा था कि वह सिर्फ हड्डियों का पंजा है जिससे थोड़ा थोड़ा मांस लटक रहा था, मगर वही शीशे में बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैं तो खत्म। मुझसे दूर जाते हुए बोली, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को लौट करके बात करते हैं ना। तो इस पर वह बोली, अब तो मैं कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है,
मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अभी इसी वक्त मिल जाएगा। मैं तो समझ गया था इससे कोई भी चीज़ मांगना बड़ी मुसीबत को दावत देना जैसा है। यह आसान नहीं था। मैं किसी बहाने से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में पहुंचते ही मैं काम के लोड के कारण घर वाली मुसीबत के बारे में एकदम ही भूल गया। मैं अपने अप्रेजल के बारे में सोचने लगा। हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा था कि चमचों की ही तरक्की होगी। हम तो काम करने वाले गंदे हैं, काश कोई हमारी भी सुनता और हमारी भी प्रमोशन हो जाती। खैर, काम करते करते जब घड़ी पर नज़र गई तब शाम 6 बजने वाले थे। तब तक बॉस के चमचे ऑफिस से जा चुके थे और कुछ मेरी तरह मेहनत करने वाले अभी भी मेरे साथ काम में लगे हुए थे। जैसे 7 बजे अपने आप स्टाफ में सिर्फ मैं अकेला ही आदमी बना बैठा था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास काम था या मैं बहुत बॉस को दिखाने के लिए रुका था। दरअसल मेरे दिमाग में वही लड़की घूम रही थी और मेरे पीछे पड़ी थी। मेरी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अब घर जाऊं और उस लड़की का सामना करूं, क्योंकि अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वह कौन है, और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह मुझसे क्या चाहती है। कि तभी बॉस की केबिन से मुझे आवाज़ आई, ओ प्रवेश, आना ज़रा। मैं तुरंत ही बॉस के केबिन में गया। बॉस बोले, क्या बात है, तुम अभी तक गए नहीं? अब तक कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हो क्या आज? मैं रुक कर थोड़ा बोला, सर मैं बस जाने ही वाला था, मेरा काम बस हो ही गया है सर। तभी बॉस ने मुझे कहा कि तुम आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। यह सुनने के बाद मेरे चेहरे पर इतनी खुशी छा गई जो आज से पहले कभी नहीं छाई थी। इतनी खुशी छा गई कि आज से पहले मैंने इसके विषय में कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने बॉस को थैंक यू सर कहे जा रहा था कि कुछ ही देर बाद मैं बाहर निकला और अपनी सीट पर आकर सेलिब्रेट करने लगा। और तभी वह मेरे पास आकर बोली, वह चुड़ैल मेरे पास आकर बोली, जो तुम चाहते थे वह पूरा हो गया। कभी आज से तेरी सारी खुशियाँ एकदम से मर गई। और मैं हकलाते हुए बोला कि ये क्या था, ये तो मैं अपनी मेहनत से पाया। लेकिन उस लड़की ने कहा कि तुम तो मेहनत पहले से भी कर रहे थे, लेकिन तुमको कभी भी प्रमोशन नहीं मिली, मैंने तुम्हें प्रमोशन दिला दिया है। और यह कहते ही वो लड़की एकदम से फिर गायब हो गई। उदास मन से मैंने अपना बैग उठाया और न चाहते हुए भी घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक पान वाले भैया की दुकान है जिनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। हालांकि मैं खुद पान नहीं खाता, मगर वह पान वाले भैया ने मेरी बहुत मदद की है और जाते वक्त मैं उनसे हमेशा मिलता हूँ। जब उन्होंने मेरी झुकी हुई गर्दन पर नज़र डाली, उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा, प्रवेश, ओ भैया प्रवेश, ऐसे कैसे बिना मिले जा रहे हो? हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। जब मैंने उनके पास गया तो उन्होंने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, बड़े परेशान लग रहे हो। इस पर मैंने जवाब दी कि मेरा प्रमोशन हो गया है। इस पर वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बुड़बक, यह तो बहुत खुशी की बात है, तुम काहे ऐसे मुंह बनाए हो? फिर मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई तो उनके भी पसीने छूट गए। मेरी बात सुनने के बाद वह बोले, प्रवेश भैया, आप तो ज़ोरदार मुसीबत में पड़ गए हो। हमें भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा करो, अभी हमें थोड़ा वक्त दो तो कुछ न कुछ तो इसका उपाय निकाल लिया जाएगा। और हाँ, अभी आप थोड़ा संभल कर
मैं डरा और शर्मा कर और टेंशन में घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं उस लड़की का वेट करने लगा, क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर मैंने उससे कहा था कि आप मेरा प्रमोशन करवा दो। खैर, मुझे अब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था, मगर वह लड़की अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी। फिर कुछ देर बाद उसका वेट करते करते बेड पर ही सो गया। देर रात, लेकिन कुछ ही देर में मेरी नींद खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। इससे पहले मैं पलट कर देखता, उस लड़की ने मेरे पीठ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैंने मना किया है ना, पीछे मत देखना, तुम बार बार भूल जाते हो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो अब तुम वह करो जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। इतना डरा हुआ था कि मैं अब अपने बिस्तर पर ही मरीज की तरह तड़प रहा था। मेरी किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की से पूछा, मैंने तुम्हें कभी भी कहीं भी कहा ही नहीं कि तुम मेरी प्रमोशन करवा दो। वह तो मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मेरा प्रमोशन किया है, ना कि तुमने प्रमोशन करवाया है। मेरा इतना कहते ही वह अपनी उंगली को मेरे पीठ में धंसाते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा होता तो तुम्हें कब का प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, क्योंकि तुम तो अपना काम पहले दिन से ही अच्छे से कर रहे हो। मैं समझ गया कि मैं अब फंस चुका हूँ, कि अब न जाने यह मेरे को क्या करने को कहेगी। मैंने उस लड़की से धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैंने काम करने से इनकार कर दिया तो? इस पर लड़की ने मुझसे कहा, अपने बेड के नीचे झांक कर देखो। जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो पाया कि वहाँ बहुत सारे कटे हुए सर पड़े हुए थे, जिनकी आंखें नहीं थीं, जिन्हें देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गया। वह लड़की मेरे कान के पास आकर बोली, चलो। जब मैंने उसके मुंह से चलो की आवाज़ सुनी, मैं एकदम से बोल पड़ा, अभी? इसी वक्त कि तभी उसने अपने हाथों से आंख बंद कर दिए, जिससे मैं अब कुछ देख ही नहीं पा रहा था। तभी जोरों की ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं ठंड से कांपने लगा। उस लड़की ने जैसे ही अपना हाथ मेरी आंखों से हटाया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी जंगल में हूँ, जहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। आसमान में छाए बादलों को देखकर पता चल रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। तभी उस लड़की ने कहा, अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक कुआं मिलेगा और उस कुएं में एक कब्र मिलेगी। उस कब्र में जो भी तुम्हारे हाथ लगे मेरे पास लेकर आना। जब तुम उसके पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें बहुत सी शक्तियां रोकने की कोशिश करेंगी, और जब तक तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे, और जैसे ही तुमने उन पर ध्यान दिया तो वह तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगी। यह सब सुनने के बाद मुझे यह पता चल गया था कि मेरा मरना तो पक्का है, चाहे मैं उनके हाथों मरूं या इस लड़की के हाथों। लिहाजन मैं कुएं की ओर चल दिया। जब मैं उस कुएं की ओर बढ़ ही रहा था तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी लाशें नज़र आ रही थी। कुछ तो बहुत बुरी तरीके से सड़ चुकी थी और कुछ तो अभी भी ताज़ा थी। चलते चलते जंगल में मैं काफ़ी अंदर चला गया। तभी बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई। रास्ता तो पहले से ही ख़राब था, बारिश ने रही सही कसर भी निकाल दी। उस वक्त मैं नंगे पैर था। कुछ और दूर जाने के बाद मुझे वह कुआं नज़र आया। मैं अभी उस कुएं की ओर बढ़ा ही था कि मुझे लगा कि मेरे हाथ और मेरे दाएं हाथ और मेरे बाएं हाथ में कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगा।
और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ और कई लोग हैं, मगर मैं उन्हें पलटकर देख नहीं सकता था, क्योंकि जैसा कि उस लड़की ने कहा था, जैसे ही मैंने किसी की ओर ध्यान दिया तो वह वहीं सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं उसी रफ्तार में चलता हुआ उस कुएं के पास पहुंचा। जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वह कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था। मैं अब यही सोच ही रहा था कि इस कुएं के अंदर कैसे उतरूं, कि तभी पीछे से आवाज़ आई कि कूद जा अंदर, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी सी एक अलग आवाज़ आई, उसने कहा वहाँ एक रस्सी है, उसको पकड़ लो, उसे पकड़ के उतर जा। किसी तरह वहाँ पर बहुत सी अलग अलग आवाज़ें गूंजने लगी। वह आवाज़ें इतनी सारी थीं कि मैं उस आवाज़ के चलते कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं कुएं में कैसे उतरूं। यह सोच ही रहा था कि मुझे अचानक से पीछे से एक जोर का धक्का किसी ने लगाया, जिस वजह से मैं उस कुएं में जा गिरा। और गिरते ही एक बहुत नुकीली चीज़ मेरी आँखों में जाकर घुस गई, जिसकी वजह से मेरी एक आँख पूरी तरह से फूट गई और मेरे पूरे हाथ और पूरी आँख और पूरे चेहरे पर खून ही खून था। दर्द ने तो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। मैं अब भी होश में था। मुझे चोट तो बहुत लगी थी, मगर आँख के दर्द के सामने बाकी का दर्द पता ही नहीं चल रहा था। इसी बीच मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कि कुछ ज़ोरों से धड़क रहा हो। जब मैंने किसी तरह से अपने आसपास देखने की कोशिश की तो मुझे एक काला सा बॉक्स नज़र आया, जिसमें वह धड़कने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उसे खोल कर देखने की कोशिश की तो पाया कि वह पूरी तरीके से सील्ड है, तो मैं उसे खोल ही नहीं सकता। हाँ, मुझे अब उस बॉक्स को पूरा ऐसे ही उठाकर ले जाना था। मैंने फिर चारों तरफ कुएं में देखा तो दीवार पर एक सरिया वाली सीढ़ी बनी थी, मगर फिर भी मेरा उस कुएं से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही एक तो बहुत ज़्यादा चोट आई थी, ऊपर से बॉक्स को लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। मगर किसी तरह मैंने उस कुएं से बाहर निकलना शुरू किया, मगर निकलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे भारी हो रहा था। मगर मैं किसी तरह उस बॉक्स को लेकर बाहर निकला। जैसे जैसे मैं आगे उस बॉक्स को लेकर ऊपर और बढ़ रहा था, उस बॉक्स का वज़न धीमे धीमे बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मैं उसे दोनों हाथ से उठा भी नहीं पाने की फिराक में था, लेकिन मैं किसी तरीके से उसको उठाकर बाहर निकला। फिर मैंने देखा कि आसपास भी मुझे काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और आखिरकार मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने उस बॉक्स को उठाकर ले आया हूँ। लेकिन मैं जैसे ही उस बॉक्स को ज़मीन पर रखा, क्योंकि मैं बहुत ही थका हुआ था और दर्द में था, मैंने उस बॉक्स को जैसे ही ज़मीन पर रखा कि बहुत से अजीब से साए चारों तरफ मंडराने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जिस वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं समझ गया था कि इस बॉक्स को बिना लिए जाना मतलब कि अपनी जान छोड़ने के बराबर होगा। जब मुझे लगा कि वह बॉक्स नहीं उठा पाऊंगा, मैंने उस बॉक्स को धकेलना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने उस बॉक्स को हाथ लगाया कि वह सारे साए एकदम से गायब हो गए, और मैं धीरे धीरे उस बॉक्स को ढकेलते हुए उसी जगह पर पहुंचा जहां उस लड़की ने मुझे छोड़ा था। मैं वहां पहुंचते पहुंचते लगभग बेहोश सा हो गया था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी, तभी वह लड़की मेरे कान के पास आई और बोली, उठो। उसके इतना बोलते ही मेरी आंख
खुली, मैंने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। उस बॉक्स को देखते के बाद बोली, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुम बॉक्स को ले आए हो, मगर मुझे बॉक्स नहीं, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ है मुझे वो चाहिए। उसे बाहर निकालो। मगर मैं उस समय कुछ बोलने तक की हालत में नहीं था। फिर उस लड़की ने मेरे आँख पर हाथ रखा और जब उसने अपना हाथ हटाया तो मैं वापस अपने घर पर था। वह बिल्कुल ठीक आपको सही सलामत मैंने पाया। जब मैं अपने घर आया अचानक से तो मैंने देखा कि मैं एकदम ठीक हूँ और जो मेरी आँख फूटी थी वो भी ठीक है। और जैसे ही मैं अपनी फूटी हुई आँख की तरफ देखना चाहा तभी उसमें मैंने देखा कि आसपास से फिर से एक धड़कने की आवाज़ आने लगी, जो कि वो बॉक्स था। वो बॉक्स वहीं पड़ा हुआ था जिसमें अजीब सी शील्ड लगी हुई थी। मैंने उसको थाम कर उसको खोलने की कोशिश की। मैंने औजार लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद वह बॉक्स खुला। वो खुलते ही मेरी नज़र उस धड़कते हुए काले दिल पर पड़ी। वह चीज़ एक काला दिल था जैसा था जो लगातार धड़के ही जा रहा था। उस बॉक्स में एक मोटा सा धागा भी था। मैं अभी उस दिल को हाथ लगाने ही वाला था कि वह लड़की मेरे पीछे से बोली, अब जल्दी से मुझे वह दिल बॉक्स से निकाल कर दे दो। मैं उसके कहे अनुसार उस बॉक्स से उस दिल को निकाल कर देने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन की ओर देखा। पान वाले भैया मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने फ़ोन डर कर उठाते हुए बोला, हेलो। और पान वाले भैया ने जवाब दिया, अरे परवेश भैया, मैंने सारा चीज़ पता कर लिया है उस चुड़ैल के बारे में। पहले तो आपको यह सतर्क कर दूं कि उस चुड़ैल से कुछ भी मांगने की गलती मत करिएगा, नहीं तो बदले में वह आपको कुछ लाने के लिए कहेगी। कोई भी वह चीज़ लाने अगर गया है तो वह जिंदा नहीं लौटा है। इस पर मैंने भारी मन से बोला, मगर मैं वो चीज़ ले आया हूँ। और वह चीज़ एक काला सा दिल है जो एक बॉक्स में था। यही सुनते ही विनोद भैया ने बोला, अरे बाप रे, यह क्या गजब कर डाले तुम। फिर वह थोड़ा रुकने के बाद बोले, अच्छा एक बात बताओ, उस दिल के साथ कुछ और भी होगा धागा जैसा? हाँ, एक मोटा सा धागा है। फिर उन्होंने बोला, अब वह दिल तुमको चुड़ैल को भूल कर भी मत देना, और तुम्हें वह धागा उस चुड़ैल को बिना देखे ही उसके गले में बांधना होगा। तभी तुम इस मुसीबत से बच पाओगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वह चुड़ैल एकदम से गुस्से में आ गई और चिल्लाते हुए मुझसे बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? तभी इसी बीच मैंने एक बात नोटिस की। वह चुड़ैल मेरे करीब नहीं आ रही थी। मैंने दिल के साथ वह धागे को भी अपने साथ उठा लिया और बोला, ये लो। जैसे ही मेरे पीछे पहुंची, मैंने उस दिल को नीचे गिरा दिया और अपना आँख बंद करके पीछे पलटकर उसके गले में वह धागा एकदम से बांध दिया। वह चिल्लाने लगी, मगर मैं अभी भी अपना आँख बंद करे हुए कुछ देर बाद घर में अपना आँख बंद करा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और मैं कुछ देर तक आँख बंद करे ही हुआ था और कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि आसपास धुआं सा महसूस होने लगा। एक गंध के साथ वहाँ एकदम खामोशी सी छा गई। कुछ देर बाद मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत सारी जली हुई राख है, जो मैंने पूरे कमरे में फैली हुई देखी। शायद वह दिल भी जल चुका था। उधर विनोद भैया मेरे फ़ोन पर हेलो हेलो कह रहे थे और थोड़ी सांस लेने के बाद मैंने विनोद भैया को बाकी की बात बताई। कुछ देर बाद विनोद भैया मेरे घर पर आ गए
और मुझे गले लगाते हुए बोले, तुम तो बहुत बहादुर निकले। ऐसी मुसीबत से बाहर निकलना आसान बात नहीं है। उसके बाद मैंने वह घर भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस साल तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मगर मैंने नौकरी बदली और अब मुझे पहले से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। तो दोस्तों, बड़ा कोई जादू नहीं होता इस दुनिया में, सबसे बड़ा कोई जादू नहीं होता इस दुनिया में। सबसे बड़ा जादू है तो वो है मेहनत, और मेहनत सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये कहानी। और मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी पर। तब तक के लिए बाय।